नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एनिमल किंगडम जंतु जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए इसके थ्योरी को आज हम लोग समझते हैं और जल्द ही इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो आपके पास लेकर आऊंगा। तो चलिए इसके थ्योरी पार्ट को समझते हैं एक एक करके। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के जीवन का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक लैमार्क तथा जर्मन वैज्ञानिक ट्रेविरेंस ने 1802 में किया था। तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वैज्ञानिक लैमार्क ने और ट्रेविरेंस ने कब किया था? 1802 में। पृथ्वी पर जीवन 2 प्रकार का होता है, पहला जंतु जीवन और पादप जीवन। तो इसी आधार पर जीव जगत को 2 भागों में बांटा गया है, पहला जंतु जगत और दूसरा पादप जगत। जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और पादप जगत में पादप का अध्ययन करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। अरस्तु ने 340 में जंतु इतिहास यानी हिस्टोरिया एनिमिलिया नामक किताब लिखी। इस किताब में अरस्तु ने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया और थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटोरियम नामक एक किताब लिखी और इस किताब में इसने 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। अरस्तु ने किस किताब को लिखा था? जंतु इतिहास किताब को। और थियोफ्रेस्टस ने किस किताब को लिखा था? हिस्टोरिया प्लांटोरम को लिखा था। ठीक है। जीव विज्ञान के जनक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन अरस्तु ने किया था, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। क्रमबद्ध अध्ययन का मतलब होता है सीक्वेंस में, किस आधार पर किस क्रम में जीव विज्ञान पढ़ना है, इसका क्रमबद्ध जो सर्वप्रथम क्रमबद्ध पार्टिसिपेशन किया था वो किया था अरस्तु ने। किंतु स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को जन्म दिया और अपनी पुस्तक सिस्टीमा नेचुरी में जीव जंतुओं का आधुनिक वर्गीकरण किया, इसलिए इन्हें आधुनिक वर्गीका का पिता माना जाता है। तो कैरोलस लिनियस ने कौन सा पुस्तक लिखा था? सिस्टीमा नेचुरी। और किसको आधुनिक वर्गीका का पिता माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। इन्होंने कौन सी पद्धति दी थी? तो द्विनाम पद्धति। तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन है इसी एक लाइन से। समस्त जंतु जगत को 2 उपजगत में बांटा गया है, पहला प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। पहला प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में किसको रखते हैं? तो इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव है। इसका मतलब है कि इस संघ में उन जीवों को रखा गया है जिनमें एक कोशिका होती है, यानी उनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। उनके सारे शरीर मिले कितने एक प्रकार की कोशिका होती है। एक कोशिका कहने का मतलब है एक प्रकार की कोशिका। और मेटोजोआ जो होता है वो बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें अनेक प्रकार की कोशिका होती है। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं मल्टीपल सेल से बने होते हैं, इसमें अनेक प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की? अनेक प्रकार की, अलग अलग, जैसे कोई गोल, कोई चरखूट, कोई पंचभुज आकार का, ठीक है, कोई षष्ठकोण, ये इस टाइप से। बहुकोशिकीय जीवों को कुल 9 संघों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके ये प्रोटोजोआ संघ और मेटोजोआ के इन 9 संघों को हम लोग पढ़ते हैं डिटेल्स में। तो पहला आते हैं प्रोटोजोआ संघ। ये कैसे जीव होते हैं? तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है, यानी इनका शरीर जो होता है एक कोशिका से बना होता है। ये देखिए कितने कोशिका से बना होता है? एक कोशिका से बना होता है।
एक कोशिकीय होने का इनके अंगों में विभेद नहीं किया जा सकता है। जैसे इनका मुंह कहाँ है, इनका आंख कहाँ है, इनका नाक कहाँ है, ये हम पता नहीं लगा सकते हैं। इनके जीव द्रव में एक या अनेक केंद्र पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जीव द्रव भरा होता है और इस जीव द्रव के अंदर केंद्रक होता है। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीव में एक या एक से अनेक केंद्र पाए जाते हैं। ये स्वतंत्र और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र कहने का मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और परजीवी मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सभी जैव क्रियाएं एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती हैं। सभी जैव क्रियाएं एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती है। जैव क्रिया जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सब जैविक क्रियाएं हैं और ये एक कोशिकीय शरीर के अंदर होती हैं। श्वसन तथा उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के माध्यम से होता है। श्वसन और उत्सर्जन कैसे होता है कोशिकीय जीव में? विसरण के माध्यम से। विसरण क्या होता है? तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका में गैसीय पदार्थों का आदान प्रदान जिस प्रक्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे अगर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इत्यादि गैस का आना जाना होता है, किस माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से। और यही अगर हम जलीय पदार्थ का आवागमन होता है तो ये आपका होता है परासरण विधि से। किससे? परासरण विधि से। तो प्रोटोजोआ संघ के जीव की उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले हुई थी। यानी कहने का मतलब है पृथ्वी पर कोई सबसे पहले जीव आया था, तो कौन आया था? प्रोटोजोआ संघ, यानी एक कोशिकीय जीव। यानी ये सब जो जीव है आपको दिख रहे हैं, ये पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे और मानव जो थे सबसे बाद में आए थे। इस संघ के जीव जलीय होते हैं, यानी इस संघ के जो जीव है वो पानी में रहते हैं। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सबसे पहले गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ सबसे साधारण और एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव उसको बोलते हैं जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, जिनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। इस संघ के जंतुओं में कोई उत्तक या अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम शुरू में बताएं कि इनके आंख, कान, नाक, मुंह इत्यादि का पता लगाना संभव नहीं है, तो इस संघ के जंतुओं में कोई उत्तक या कोई अंग नहीं पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पहला है अमीबा। इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, ये अपना आकार बदलते रहता है। अमीबा का आकार जो है अगर आज ऐसा है तो कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अमीबा अपना आकार बदलते रहता है और ये कूटपाद विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है। कूटपाद विधि क्या है? तो इस विधि में अमीबा अपने शरीर के किसी एक भाग को, जैसे मान लीजिए दोनों भाग है, इस एक भाग को आगे बढ़ाकर हाथ जैसी रचना बनाता है और इसे खाना पकड़कर उसे खाता है। ठीक है। दूसरा है युगलिना। युगलिना ये आपका है, युगलिना जो होता है जंतु जगत और पादप जगत के बीच की कड़ी है। यानी युगलिना जंतु और पादप के इंटरमीडिएट स्टेज है, यानी यह ना तो पूर्ण जंतु है और ना ही पूर्ण पादप है। इसके कुछ गुण जंतु के हैं और कुछ गुण पादप के हैं। फ्लेजिला द्वारा गति करता है। ये जो इसकी पूंछ वाली रचना है इसको हम बोलते हैं फ्लेजिला, और इसी से ये क्या करता है? गति करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तीसरा है पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम है। इसे हम चप्पल जंतु भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार देखिए किसके जैसा है? चप्पल के जैसा है। और ये सीलिया द्वारा गति और भोजन करता है। ये जो आप देख रहे हैं इसके शरीर पे जो रेसा रेसा निकला हुआ है इसे हम सीलिया कहते हैं और इसी के थ्रू ये गति करता है, भोजन पकड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिप्सोना गैबियंस। ये आपका है ट्रिप्सोना गैबियंस। इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। स्लीपिंग सिकनेस मतलब स्लीपिंग सिकनेस एक रोग है जो आपके स्लीपिंग को डिसऑर्डर करता है, यानी कि सोने की जो आदत है या सोने का जो टाइम टेबल उसको डिसऑर्डर कर देता है। यह रोग सीसी मक्खी के काटने से फैलती है। नेक्स्ट पांचवा एग्जांपल है एक जीवी का, एक कोशिकीय जीव का प्लाज्मोडियम। यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ है। तो पूछा जाएगा आपसे सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन है? तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक परजीवी है जो मनुष्य में मलेरिया का कारण बनता है। तो मलेरिया मनुष्य में किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। अच्छा, प्लाज्मोडियम जो जीव है वो कौन लेके आता है? तो एनाफ्लिज मच्छर।
और ये मच्छर जो है वो मादा होती है। ठीक है, ये मच्छर मादा होती है। छठा एग्जाम्पल है एसिटाबुलेरिया। ये आपका एसिटाबुलेरिया है। यह सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव है। तो याद रखेंगे, सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव एसिटाबुलेरिया, और सबसे छोटा जीव कौन है? तो प्लाज्मोडियम। कौन है इसका? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, अब आते हैं बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय जीव को कितने संघ में बांटा गया था? 9। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहला संघ कौन है? पोरीफेरा। ये बहुकोशिकीय जीव है, ये पता है हमको। इस संघ के सभी जीव खारे पानी में मिलते हैं, यानी समुद्र में खारे पानी में मिलते हैं। इन जंतुओं के शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे इस फिगर में तो इसमें क्या दिखेगा? इन जंतुओं के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें ऑस्ट्रिया कहा जाता है। इसी छिद्र से भोजन, जल, ऑक्सीजन इनके शरीर में पहुंचता है। इनका आकार अनियमित होता है। अनियमित मतलब इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, क्योंकि इनकी कोशिकाएं नियमित ऊतक का निर्माण नहीं करती हैं। इस संघ के जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गति नहीं कर सकते हैं। पोरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। इनके शरीर में गुहा पाई जाती है, जिसे स्पंज गुहा कहा जाता है। देखिए इस ऊपर वाले फिगर में, व्हाइट वाले में, इसमें आपको नली जैसी दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलेंगे? स्पंज गुहा। और जो घटिया प्रकार का स्पंज है, जो खराब स्पंज है, उसको हम ध्वनि अवशोषक में यूज करते हैं। जैसे हॉल वगैरह, सिनेमा हॉल वगैरह में जो ध्वनि अवशोषक के रूप में यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है? तो घटिया प्रकार के स्पंज का। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो साइकन, स्पंज, यू स्पजिया, यूप्लेक्टेला, हाइलोनेमा। ठीक है, ये कौन से आपका पोरीफेरा संघ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा। ये बहुकोशिकीय जीव हैं। ऐसे जीव जिनके मुख पर बाल निकले रहते हैं, अर्थात जालनुमा रचना पाई जाती है। देखिए ये क्या है? जालनुमा रचना पाई जाती है, जो भोजन पकड़ने में मदद करती है। इसे प्रवाल जंतु भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, किस संघ के जंतु को प्रवाल जीव कहते हैं? तो सिलेंट्रेटा संघ के जीव को। इसका नया नाम क्या है? निडेरिया। किस संघ के जीव का नया नाम है? तो सिलेंट्रेटा संघ के जीव का नया नाम निडेरिया है। इस संघ के सभी जंतु मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनकी जीवों की संरचना धागे की तरह होती है, देख रहे हैं। इन जंतुओं में रक्त नहीं होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन जंतुओं में रक्त नहीं होता है। सिलेंट्रेटा संघ के जंतुओं में रक्त नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं। इसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट, सिलेंट्रेटा संघ के जंतु को प्रवाल जंतु कहते हैं, इसका नया नाम निडेरिया है, और इस जंतु में रक्त नहीं होता है, फिर भी ये श्वसन करते हैं। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो हाइड्रा है। हाइड्रा की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी, और यह मीठे पानी में पाया जाता है, ये आपका हाइड्रा है। ऑरेलिया, इसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। और ये मूंगा, जो लक्षद्वीप इसी जीव से बना हुआ है। लक्षद्वीप जो हमारा है वो किससे बना हुआ है? इसी जीव से बना हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो भी इसी प्रवाल जंतु से, यानी सिलेंट्रेटा संघ के जंतु से बना हुआ है, मूंगा से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा, प्लेटीहेलमिन्थेस संघ। यह बहुकोशिकीय जीव है। इस संघ के जीव चपटे शरीर वाले होते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ। तो पूछा जाएगा किस संघ के जीव के शरीर चपटे होते हैं? तो प्लेटीहेलमिन्थेस। या किस संघ के जीव को चपटे शरीर वाले कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं हम क्या? प्लेटीहेलमिन्थेस। इनमें कंकाल, श्वसन अंग, पाचन अंग और परिवहन अंग, इनमें से कोई भी नहीं होता है। ये जंतु उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही जंतु जो होता है वो मेल फीमेल दोनों के जैसा बिहेव करता है। इन सभी जीवों में आहार नाल नहीं होती है, इसलिए सभी जीव परजीवी होते हैं। ये प्लेटीहेलमिन्थेस जो है वो भी क्या होता है? परजीवी होता है। इस संघ के जीवों का मनुष्य, पालतू पशु, जंगली पशु में आश्रय होता है। ये परजीवी है, तो कहाँ कहाँ मिलेंगे? मनुष्य में, पालतू पशु में और जंगली पशु में आश्रय होता है। और इन्हीं के शरीर के सतह से खाद्य पदार्थों का अवशोषण भी करते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस संघ में कौन कौन से जीव आते हैं? तो पहला है
प्लेनेरिया, यह का प्लेनेरिया है। इस जंतु को जब टुकड़े में काट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े में पूरी तरह से पूर्ण वही जंतु पुनः उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी इस जीव अगर हम यहाँ से काट दे देते हैं तो ये दोनों जीव जिंदा रहेगा, जस्ट लाइक अमीबा। अमीबा जो होता है उसको भी काट देने पे वो जिंदा रहता है। इसके जितने टुकड़े हम लोग करेंगे वो सारा टुकड़ा क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। किसका, प्लेनेरिया का। दूसरा है फेसियोला, ये आपका फेसियोला है। फेसियोला हेपेटिका एक साधारण लीवर फ्लूक है, ठीक है, जो गाय, भेड़ और बैल की पित्त प्रणाली में पाया जाता है। नेक्स्ट टीनिया सोलियम, यहाँ पर टीनिया सोलियम है। मनुष्य की आंख में पाया जाने वाला फीता क्रीम है। फीता क्रीम मतलब टेप वर्म, जो इसे टेप के जैसा लंबा है। उत्सर्जन इसमें फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। टीनिया सोलियम में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा होता है। एस्केलमेंथिस संघ, चौथा कौन सा है, एस्केलमेंथिस संघ। यह बहुकोशिकीय जीव हैं। इन्हें गोल कृमि भी कहा जाता है। देखिए इनकी रचना जो होती है वो कैसी है, गोल जैसी है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गोल कृमि कहा जाता है। ये भी स्वतंत्र और परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इन्हें निमेटोडा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। किस संघ के जीव को निमेटोडा कहा जाता है, तो एस्केलमेंथिस संघ को। आहार नाल स्पष्ट होती है, इसमें पूरा आपका आहार नाल दिखेगा, जिससे मुख और गुहा दोनों होती है। परिवहन अंग और संश्वसन अंग इसमें नहीं होते हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र होती है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, प्रोटीन फ्रीडिया, किसके द्वारा होता है, प्रोटीन फ्रीडिया के द्वारा होता है। और ये एक लिंगी होते हैं। उत्सर्जन जो होता है इसका वो प्रोटीन फ्रीडिया के द्वारा होता है। और ये जो जीव होते हैं वो आपके एकलिंगी होते हैं। नेक्स्ट इसमें कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो स्केरिस थ्रेडवर्म, ये आपका स्केरिस थ्रेडवर्म है, मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। स्केरिस थ्रेडवर्म जो है मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है तथा इससे एस्केरिएसिस रोग उत्पन्न होता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एस्केरिएसिस रोग उत्पन्न होता है। वुचेरिया, दूसरा कौन सा है, वुचेरिया, मनुष्य में हाथी पांव बीमारी का कारण होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फलेरिया। तो फलेरिया किस जीव से होता है, एस्केलमेंथिस संघ के वुचेरिया जीव से होता है, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। एंटेरोबियस पिनवर्म या थ्रेडवर्म, ठीक है, ये आपका है एंटेरोबियस पिनवर्म, मुख्यतः छोटे बच्चों की गुदा में पाया जाता है। जिसको हम बोलते हैं छोटे बच्चे के पेट में कीड़ा हो गया है, उस कीड़े का नाम क्या है, एंटेरोबियस पिनवर्म या थ्रेडवर्म, ठीक है। पांचवा है आपका एनेलिडा संघ। कौन है, एनेलिडा संघ। यह बहुकोशिकीय जीव हैं। ये जीव जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। ये स्वतंत्र और परजीवी दोनों होते हैं। इनका शरीर खंडों में बटा होता है। देखिए आपको देखने को मिलेगा खंड खंड जैसा, जैसे आप देख सकते हैं राम जी का घोड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो भी किसी इसी टाइप के संघ में आता है, एनेलिडा संघ में आता है। आहार नल इसमें पूर्णतः विकसित होता है। आहार नल पूर्णतः विकसित होता है और श्वसन प्रायः त्वचा से होता है। श्वसन किससे होता है, त्वचा से होता है एनेलिडा संघ के जीवों का। एनेलिडा में कौन कौन आते हैं, केचुआ, इसका देखिए शरीर खंड खंड है। तो केचुआ में 4 जोड़ी हृदय होता है, जिसको हम दिल बोलते हैं। कितना होता है, 4 जोड़ी होता है, यानी कि 8 गो इसमें दिल होता है। ये आपके पास जोक है और ये आपके पास नेरिस है। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट ऑर्थोपोडा संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुकोशिकीय जीव है। यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी सबसे ज्यादा जीव जंतु जो है वो इसी संघ में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल ज्यादा याद करने जो अच्छा नहीं, जो चलता फिरता एग्जाम्पल है उसको हम लोग याद कर लेंगे। पृथ्वी का 2/3 भाग ऑर्थोपोडा ही पाए जाते हैं। जितने जीव पाते हैं उसमें से 66% कौन से आते हैं, ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। तो आप कितना याद करेंगे। इस संघ के जंतु जल, थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं। इन सभी जीवों का शरीर 3 भागों में मिलकर बना होता है, सिर, वक्ष और उदर। 3 भागों से मिलकर बनाते हैं। सब अलग अलग पता लगा पाएंगे, कहाँ इसका सिर है, कहाँ इसका वक्ष है, कहाँ इसका उदर है।
इसी ऑर्थोपोडा में कौन सा आते हैं, कीट वर्ग आते हैं, यानी कीट वर्ग को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा बोलते हैं, जो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। कीट वर्ग किससे सांस लेते हैं, ट्रैकिया से सांस लेते हैं, इसको याद रखेंगे। इनके पाद संधि युक्त होते हैं, यानी इनके पैर जो होते हैं वो संधि युक्त होते हैं, ज्वाइंट में होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, कॉकरोच, तेलचट्टा, खटमल, मक्खी, मच्छर, टिड्डा, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हैं। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। कीटों में कुल 6 टांगे होती हैं। कीटों में कितने टांगे आते हैं, 6 टांगे। किसी जानवर में 6 टांगे हैं तो क्या बोलेंगे, कीट बोलेंगे। मकड़ी में कुल 8 टांगे होती हैं, इसलिए इसे कीट वर्ग में नहीं रखा गया है। ठीक है, मकड़ी जो है ये ऑर्थोपोडा संघ में है, लेकिन ये कीट नहीं है। कीटों में 4 पंख होते हैं। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते थे। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर, इसको याद रखेंगे। चींटी एक सामाजिक प्राणी जो श्रम विभाजन करती है। श्रम विभाजन मतलब जो काम है उसको बांट करके करना। दीमक एक सामाजिक प्राणी जो कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी होता है ग्रुप में। ठीक है, तो दीमक जो होता है वो ग्रुप में रहता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। कीट में कितना पैर होता है, पंख होता है 4। कॉकरोच में कितने हृदय होते हैं, 13। ठीक है, और कीटों में कितनी टांगे होती हैं, 6 टांगे होती हैं। नेक्स्ट, इकाइनोडर्मेटा, यह बहुकोशिकीय जीव है। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं। इन सभी जीवों के त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ऐसे निकला हुआ है। तो इन जीवों के त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। इनका मस्तिष्क जो होता है वो विकसित नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो सितारा मछली, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा और ब्रिटल स्टार, ये किसके एग्जाम्पल हैं, इकाइनोडर्मेटा संघ के एग्जाम्पल हैं। सब पे देखिएगा तो आपको कांटे जैसी रचना दिखेगी। ठीक है, मोलस्का संघ, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह बहुकोशिकीय जीव है। ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो मोलस्का का है। इन जीवों का शरीर मुलायम होता है। इस संघ के अधिकतर जीव समुद्री होते हैं। ये स्थल और जल दोनों पर पाए जाते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। इनके शरीर पर एक कठोर कवर होता है जो इनको सुरक्षा प्रदान करता है तथा यह आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो मोलस्का संघ के जीव के ऊपर जो कवर होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आहार नाल पूर्ण विकसित होती है और रक्त जो होता है वो रंगहीन होता है। तो याद रखेंगे, मोलस्का संघ के जीव का रक्त जो होता है वो रंगहीन होता है, बिना किसी कलर का होता है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो यह है ऑक्टोपस। इसे हम लोग डेविल फिश के नाम से भी जानते हैं। किसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं, ऑक्टोपस को। यह आपका है सीपिया, इसे कटल फिश के नाम से जानते हैं। इसे कटल फिश के नाम से जानते हैं। हेलियोटिस, ये आपका क्या है, हेलियोटिस जीव है। और ये आपका है घोंगा, आप तो देखे ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉर्डेटा संघ। यह बहुकोशिकीय जीव है और ऐसे जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोग कॉर्डेटा संघ। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उसको नॉन कॉर्डेटा संघ। इसमें आते हैं कछुआ, मछली, सांप, तोता, चीता, मनुष्य, बकरी, घोड़ा, हाथी से बहुत लंबा है। इस संघ को 5 उपसंघ में बांटा गया। कॉर्डेटा संघ को भी 5 उपसंघ में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, पहले है मत्स्य वर्ग, दूसरा है उभयचर वर्ग, तीसरा है सरीसृप वर्ग, चौथा है पक्षी वर्ग और 5वां है स्तनधारी वर्ग। तो इन 5 वर्ग के जीव के बारे में, इनके जीव या इनके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट, कॉर्डेटा संघ का यह है मत्स्य वर्ग। यह बहुकोशिकीय जीव है। इस वर्ग के जीव पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। और इसके अंतर्गत मुख्यतः मछलियां आती हैं। इनके हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। और ये केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है। श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा होती है। और ये असमतापी जंतु होते हैं। यानी मत्स्य वर्ग का श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और इसमें कितने चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अच्छा, असमतापी मतलब क्या है, कोल्ड ब्लडेड।
असमतापी का मतलब होता है जिस जीव का तापमान समान नहीं रहता है, जिस जीव का तापमान जो होता है वो बदलते रहता है, उसको बोलते हैं असमतापी जीव। ठीक है, तो गर्मी में अपना शरीर ठंडा रखने के लिए वो अपना तापमान कम कर लेता है, और ठंडी में अपना शरीर का तापमान मेंटेन करने के उस तापमान को क्या करता है, बढ़ा लेता है। यानी वैसे जीव जिनका तापमान, जिनके शरीर का तापमान, ठीक है, बाहर के तापमान से बदलते रहता है, उसको बोलते हैं असमतापी जंतु। ठीक है, इसमें कौन कौन सा आता है, दरियाई घोड़ा, टारपीडो, शार्क, शार्क हम लोग डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं, और इसमें कोई हड्डी नहीं होता है। डॉग फिश किसको क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं शार्क को, डेविल फिश ऑक्टोपस को, और कटल फिश सिलिया को। ठीक है, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस है, यह एक समुद्री मछली है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्री घोड़ा। याद रखिए, नाम से कंफ्यूज करता है, समुद्री घोड़ा है लेकिन है ये क्या, तो मछली है। यह विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। ठीक है, समुद्री घोड़ा जो है, ठीक है, या हिप्पोकैम्पस, वो सबसे धीमी चलने वाली मछली है। नेक्स्ट, समुद्री घोड़ा मछली है, जबकि समुद्री गाय जो है और समुद्री सिंह जो है वो क्या है, एक मैमल है, स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा क्या है, मछली है, जबकि समुद्री गाय या समुद्री सिंह क्या है, एक तरह का मैमल है। इसके बाद नेक्स्ट है गेम्बुसिया। गेम्बुसिया मछली है, इसको हम लोग मॉस्किटो फिश कहते हैं। गेम्बुसिया क्या कहते हैं, मॉस्किटो फिश कहते हैं। यह मच्छर के लार्वा को खाती है, यह मच्छर के लार्वा को खाती है। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। किसको छोड़ने से, गेम्बुसिया मछली को छोड़ने से। इसके बाद है स्टोन फिश, यह सबसे विषैली मछली है। स्टोन फिश जो है होती है वो सबसे विषैली मछली है। स्टोन फिश जो है वो सबसे विषैली मछली है, और यह मछली उड़ नहीं सकती है। तो मछली तो क्या उड़ेगी। डॉल्फिन और व्हेल मछली नहीं है, ये इसको किसके अंतर्गत रखते हैं, ये स्तनधारी के अंतर्गत रखते हैं, ध्यान रखेंगे। इसका उभयचर वर्ग, इस वर्ग के जीव जल और स्थल दोनों में रहते हैं, यानी जल और स्थल दोनों में रहने वाले जीव को हम क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। मतलब से कहां रहती है, जल में। इनके शरीर पर सल्क, बाल और पंख नहीं होते हैं उभयचर जंतु के ऊपर। इनकी त्वचा काफी चिकनी होती है, और ये जीव गिल्स, लंग्स और स्किन से सांस लेते हैं। मतलब से किससे लेते थे, गिल्स से, और उभयचर किससे लेते हैं, गिल्स, लंग्स और स्किन से। यह पहला प्राणी है जो जल से निकलकर स्थल पर रहने लगा। ठीक है, पहले मत्स्य जो था, मत्स्य प्राणी ही, मत्स्य जीव ही जब वो स्थल पर निकल के रहने लगा तो उसको हम क्या बोलने लगे, उभयचर बोलने लगे। यानी उभयचर प्राणी जो है वो मत्स्य का ही एक्सटेंडेड है। इस वर्ग के प्राणी के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। 3 चैम्बर में क्या क्या होते हैं, तो 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं। ये भी क्या होता है, असमतापी, यानी ये मौसम के अनुसार अपने शरीर का तापमान बदलते रहते हैं। इसमें आते हैं मेढक, हाइला और सैलामेंडर। इसमें एक नोट की क्या बात है, तो मेढकों की टरटराहट, जो टरटराहट होती है, मेढक जो टरटर करते हैं, वो वास्तव में मैथुन के लिए पुकार होती है। इसके बाद है सरीसृप वर्ग। सरीसृप वर्ग में वैसे जीव आते हैं जो रेंग कर चलते हैं। कैसे चलते हैं, रेंग कर चलते हैं। यह सामान्यतः स्थलधारी होते हैं, परंतु कुछ जल में भी रहते हैं। ये भी कैसे होते हैं, अनियत तापी या असमतापी होते हैं, यानी इनका भी शरीर का तापमान मौसम के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। ये जो श्वसन लेते हैं वो कैसे होते हैं, फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं। इसका जो अंडा होता है, सरीसृप जो अंडा देता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। और इस वर्ग के प्राणी में भी 3 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, 2 आलिंद और 1 निलय। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, छिपकली, सांप, कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, एलिगेटर और डेक्रो। ये जो है वो सरीसृप के एग्जाम्पल हैं। तो एक एक एग्जाम्पल देख रहा हूं। ये कौन सा है, डेक्रो। डेक्रो को उड़ने वाली छिपकली कहा जाता है, याद रखेंगे, डेक्रो को उड़ने वाली छिपकली कहा जाता है। किंग कोबरा,
किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो अपने अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, किंग कोबरा जो अकेला सांप है जो अपने अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाता है और इसका मुख्य भोजन दूसरे छोटे सांप हैं। यानी किंग कोबरा जो है वो मांसाहारी है, दूसरे छोटे सांपों को खाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफिश, इसे समुद्री सांप कहा जाता है। हाइड्रोफिश को समुद्री सांप कहा जाता है। यह संसार का सबसे जहरीला सांप है। हाइड्रोफिश जो है संसार का सबसे जहरीला सांप है। हिलोडर्मा, दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली। दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? हिलोडर्मा। मेबुइया, बिल बनाने वाली एकमात्र छिपकली है। कौन सी? मेबुइया। इसका प्रचलित नाम स्किंक है। इसका प्रचलित नाम क्या है? स्किंक है। नोट में देखने वाली बात है, मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। मेसोजोइक युग को रेप्टाइलों का युग कहा जाता है। नेक्स्ट है पक्षी वर्ग। इस वर्ग के प्राणी का विकास रेप्टाइल से हुआ है। कहां से हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है। जब रेप्टाइल जंतु ही विकसित हुआ तो क्या बना? पंछी बना। इस वर्ग के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। इनके शरीर का आकार एरोडायनेमिक होता है जो इन्हें उड़ने में मदद करता है। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने वाले तथा जमीन पर चलने वाले जीव आते हैं। पक्षी वर्ग में दोनों आते हैं, हवा में उड़ने वाले जीव भी आते हैं और जमीन पे चलने वाले जीव भी आते हैं। उन्हीं जीव को हम पंछी नहीं बोलेंगे जो हवा में उड़ते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। ये वर्ग के जंतु जो नियत तापी होते हैं। नियत तापी जंतु उसको बोलते हैं जो वातावरण के तापमान के अनुसार अपने शरीर का तापमान परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उनके शरीर का तापमान जो होता है वो फिक्स होता है, उसको हम बोलते हैं नियत तापी। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, गर्दन और धड़। इस पंछी का आप सिर, गर्दन और धड़ को पूरा देख सकते हैं। इनमें पंख पाए जाते हैं जिनसे न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। ठीक है, इनमें पंख पाए जाते हैं, उस पंख को क्या कहता है? न्यूमेटिक बोन कहा जाता है, जो खोखली होती है। इनका भी श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? कौवा, मोर, चिड़िया, तोता, ऑस्ट्रिच, कीवी। ठीक है, नोट करने की बात क्या है? ऑस्ट्रिच जो है एक दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है जिसे शुतुरमुर्ग कहा जाता है। ऑस्ट्रिच को ही क्या कहा जाता है? शुतुरमुर्ग कहा जाता है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का ही होता है। कीवी एक दौड़ने वाला पक्षी है। कीवी जो है ये दौड़ने वाला पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह भी उड़ नहीं सकता। ठीक, हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, इसको हम गुंजन पक्षी भी कहते हैं। तो गुंजन पक्षी एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। पीछे की ओर उड़ सकता है। कौन सा पक्षी है? गुंजन पक्षी है और ये सबसे छोटा पक्षी है। सबसे छोटा अंग हमिंग बर्ड का ही होता है और सबसे बड़ा अंग किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आवावील। ये आवावील है। आवावील सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। चौथा पॉइंट में आवावील सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। 5वां, पेंगुइन उड़ नहीं सकता है। पेंगुइन पक्षी जो है ये पंछी ये आपका उड़ नहीं सकता है। एमू पक्षी भी नहीं उड़ सकता है। ये एमू पक्षी नहीं उड़ सकता है। 7वां पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में है और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? अलीपुर कोलकाता में। और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के प्राणी जल, स्थल और वृक्षों पर रहने में सक्षम हैं। इस वर्ग के जीव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इसमें भी 4 चैम्बर होते हैं। इनके शरीर पर स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, यानी पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम तैलीय ग्रंथि कहते हैं। यानी कि शरीर पर 2 ग्रंथि पाया जाता है, एक पसीने की ग्रंथि और एक तैलीय ग्रंथि। इस ग्रंथि से ऑयली लिक्विड निकलते रहता है
जो इसके शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी तैलीय ग्रंथि का काम क्या है? अम्लीय लिक्विड को निकालना जो इसको जल से सुरक्षा प्रदान करता है। इनके दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। जैसे हम लोग के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, तो सारे स्तनधारी के दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। इस वर्ग के प्राणी अधिक विकसित और समतापी होते हैं। समतापी मतलब बता चुके हैं, वैसे जीव जिनके शरीर का तापमान फिक्स रहता है और वातावरण के तापमान के साथ इनके शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम समतापी बोलते हैं। स्तनधारी वर्ग को फिर से 3 उपवर्ग में बांटा गया। कौन कौन सा? तो प्रोटोथीरिया, दूसरा है मेटाथीरिया और तीसरा है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है? तो यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। ये स्तनधारी कैसे होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। पहला है एकिडना, ये मोनोट्रियम, ये, और तीसरा है प्लेटिपस। ये तीनों स्तनधारी जो है वो आपके अंडे देते हैं, जिनको हम प्रोटोथीरिया वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। मेटाथीरिया क्या है? यह जंतु न तो अंडे देते हैं और न ही पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। यह अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। तो कंगारू का जो ये बच्चा रखा हुआ अपने थैली में, इस थैली का नाम क्या है? मार्सुपियल थैली। और इसी थैली में अपने बच्चे को रखता है जब तक कि ये पूर्ण विकसित नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है यूथीरिया। यह पूर्ण विकसित बच्चे को जन्म देता है। जैसे हम लोग मनुष्य, हाथी, बाघ, कुत्ता, खरगोश, चूहा, ये सब क्या है? यूथीरिया स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको देख लेते हैं। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। ब्लू व्हेल जो है वो क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी है। श्रीव सबसे छोटा स्तनधारी है। ये जो है क्या है? श्रीव है और ये सबसे छोटा स्तनधारी है और ये एक प्रकार का चूहा है। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। चमगादड़ जो वो उड़ने वाला स्तनधारी है। डक विल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। एकमात्र विषैला ये डक विल्ड प्लेटिपस। स्तनधारी वर्ग में बकरी के रक्त का तापमान सबसे अधिक 39 डिग्री होता है। अगर स्तनधारी में किसी के रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है तो कौन है? बकरी। और उसके रक्त का तापमान कितना होता है? 39 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अभी हमने जो ये 5 उपसंघ पढ़ा, उस उपसंघ को मैंने एक टेबल में अरेंज करने का कोशिश किया है और इस टेबल से आपको एग्जाम में पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला जो उपसंघ था वो था मत्स्य का, दूसरा उपसंघ था उभयचर का, तीसरा सरीसृप, चौथा पक्षी और पांचवा स्तनधारी। तो इस उपसंघ को आप लोग इसी सीक्वेंस में याद करिए, क्योंकि जैसे जैसे जिस जीव का विकास हुआ है उसी सीक्वेंस में लिखा गया है। यानी मत्स्य से ही उभयचर का विकास हुआ है, उभयचर से सरीसृप का विकास हुआ है, सरीसृप से पक्षी का विकास हुआ है और पक्षी से स्तनधारी का विकास हुआ है। अब इस वर्ग के प्राणियों में के हृदय में कक्ष की कितनी संख्या होती है? तो मत्स्य में 2, उभयचर और सरीसृप में 3 और पक्षी और स्तनधारी में 4। याद रहेंगे, पहला में 2, बाकी 2 में 3, बाकी 2 में 4। मत्स्य के हृदय में कक्ष में 2 निलय होते हैं। उभयचर में 2 आलिंद 1 निलय, सरीसृप में 2 आलिंद 1 निलय और पक्षी में 2 आलिंद और 2 निलय, स्तनधारी में 2 आलिंद और 2 निलय। ठीक है, ये कैसे सांस लेते हैं? तो मत्स्य जो है वो गिल्स से, उभयचर जो है गिल्स, लंग्स और स्किन से, सरीसृप जो है वो फेफड़ा से, पक्षी फेफड़ा से, स्तनधारी फेफड़ा से। ठीक है, लास्ट वाले 3 फेफड़ा से, पहला वाला गिल्स से, बाकी गिल्स, लंग्स और स्किन से। नेक्स्ट, इनका रक्त कैसा होता है? तो मत्स्य, उभयचर और सरीसृप का रक्त जो होता है वो असमतापी होता है। इन तीनों का रक्त कैसा होता है? असमतापी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोल्ड ब्लडेड। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और बाकी 2 जो होता है वो समतापी होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो ये जो 5 उपसंघ था उसको मैंने एक टेबल में कंबाइन करने का कोशिश किया है। तो ये आज आपका बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एनिमल किंगडम, जिससे एक आध क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम पूछा जाता है। तो इसके थ्योरी पार्ट को मैंने कवर किया है। कुछ दिनों में इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी लेकर आऊंगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को
याद कीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।